आज हम जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में अधिकतर लोग जानते ही हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, उन्होंने क्या क्या ऐसे काम करे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या था, और जिस यंग एज में उन्होंने शहादत पा ली, उनकी क्या मानसिकता क्या थी उस टाइम पे, उसका कैसे उस व्यक्ति का ब्रेन काम करता था उस जमाने के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। पहला टॉप सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ की। भगत सिंह की जो अर्ली लाइफ है वो आपको समझनी पड़ेगी यूनाइटेड इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया जिसको कहा जाता है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर आपको पता होगा सन 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी, 57 में क्रांति हुई थी, और फिर 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनी। इसके बीच में भी 1857 से लेकर 1885 तक छुटपुट हरकतें रेवोल्यूशनरी होती गई थी, लेकिन कोई बहुत बड़े स्केल पे नहीं हुई थी। और इस समय तक आते आते जो हिंदुस्तानी थे वो बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। कई लोग अपने अपनी जगहों के ऊपर सब कुछ कर रहे थे। उसी वक्त पाकिस्तान में, पंजाब में एक गांव है बांगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम है लियालपुर। ये पंजाब में पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी। बांगा नाम का गांव है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है लियालपुर, पंजाब में ये पड़ता है। ये घर, और इस घर के अंदर सरदार किशन सिंह और इनकी जो वाइफ है विद्यावती कौर, इनको दूसरा बच्चा होता है 28 सितंबर 1907 को। टोटल मिलाकर इनके 7 बच्चे थे, जिनमें से 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। लेकिन जो दूसरा लड़का था उनका नाम क्या था? भगत सिंह नाम था। एक्चुअली इनका नाम भगत सिंह डलना ही नहीं था। बताता हूं क्या स्टोरी थी। इनके जो फादर थे किशन सिंह और इनके जो चाचा थे अजीत सिंह, ये बहुत ज्यादा एंटी ब्रिटिश थे। ये हर जगह पर विद्रोह करते थे ब्रिटिश सरकार का। तो एक केनाल कॉलोनाइजेशन बिल आया था 1907 के अंदर। तो जो इनके चाचा हैं अजीत सिंह, उनको जेल हो जाती है। तो जैसे ही भगत सिंह का जन्म होता है 1907 के अंदर, तो इनके चाचा जी को जेल से छोड़ दिया जाता है। तो वो कहते हैं हमारे भाग खुल गए कि बच्चा पैदा हुआ, तो उसका नाम भगत इस तरीके से पड़ा। भाग नाम पढ़ना था लेकिन उससे क्या पड़ गया? भगत पड़ गया। भाग समझते हो ना, एक गुड फॉर्चून होता है, पंजाबी का वर्ड है। तो भगत सिंह के फादर सरदार किशन सिंह, उनके चाचा अजीत सिंह वर एक्टिव इन ए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, टेकिंग पार्ट इन द एजिटेशन अराउंड द कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल इन 1907। उसके बाद वो गदर मूवमेंट में भी आए थे। आपको समझ में आएगा ना कि गदर मूवमेंट क्या था, मैंने बताया था आप लोगों को। अब जब छोटे थे तो इन्होंने स्कूल जाना चालू कर दिया अपने गांव के अंदर। फिर वो थोड़े से बड़े हुए तो वो लाहौर जाना चालू कर दिया, और उनके जो कॉलेज का नाम था वो था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, लाहौर के अंदर। लेकिन 1919 में जब ये महज 12 साल के थे, तो एक बहुत बड़ी घटना होती है इनके जीवन में। अगर आप कभी जलियांवाला बाग गए हो, तो जलियांवाला बाग से 12 मील के लगभग की दूरी है इनके घर की। तो जलियांवाला बाग कांड होता है। ये 12 साल का बच्चा अपने स्कूल से भागकर उस जगह पर जाता है और वहां की मिट्टी को अपनी बोतल में भर लेता है। सिर्फ 12 साल का बच्चा है ये। वो उस मिट्टी के अंदर, उस बोतल में उस मिट्टी को भर देता है जिसमें वो खून लगा होता है। धीरे धीरे जो इस बच्चे का वो रहता है, क्योंकि उस जगह से बिलोंग करता था जहां पर बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स जो थे वहां पे लोगों को मारा करते थे, रोड्स पे मारते थे लोगों को, बहुत बुरे हालात कर रखे थे गोरों ने हमारे साथ। तो यहीं से उनका थोड़ा थोड़ा सा जो ब्रेन था वो रेवोल्यूशन की तरफ चलता गया। माइंडेड, वो 12 साल का बच्चा है जो अपना स्कूल छोड़ के उस रात को वहां जाता है। कहां पर? जलियांवाला बाग में जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू होता है। अप्रैल में ये कांड होता है और अगस्त के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी। आपको पता होगा इस मूवमेंट में सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, है ना? भगत सिंह ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और भगत सिंह को लगता था कि महात्मा गांधी हमें आजादी दिलवा देंगे। ठीक है जी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक चौरा चौरी इंसिडेंट होता है।
तो बेटा इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं इसको पहले पढ़ा चुका हूं कि चोरा चोरी इंसिडेंट क्या था। ठीक है जी। तो इस चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद एकाएक महात्मा गांधी जो है इससे विड्रॉल ले लेते हैं। अब यहां पर महात्मा गांधी के जो विचार होते हैं वो भगत सिंह को समझ में नहीं आते। भगत सिंह कहता है ऐसे तो आजादी नहीं मिलेगी। ये क्या मतलब हुआ कि अंग्रेजों ने अंग्रेज जला दिए 22 तो आपने वापस ले लिया, तो पहले तो गोली अंग्रेजों ने चलाई थी। तो यहां से जो महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी उस बच्चे ने वहां से वो त्याग दी। आगे पॉइंट यहां तक। तो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी छोड़ने के बाद 1919 के अंदर आपको पता होगा कि ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था। 1921 के अंदर ये वापस ले लिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और 2 साल के बाद लाला लाजपत राय ने एक कॉलेज बनाया था लाहौर के अंदर जिसका नाम था नेशनल कॉलेज। अब भगत सिंह इस कॉलेज को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, भगत सिंह ने 1923 के अंदर नेशनल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। और नेशनल कॉलेज किसने बनवाया था? लाला लाजपत राय ने बनवाया था। ठीक है जी। ये उस जमाने की फोटो है। ये एक ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, भगत सिंह एक ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे लोग ड्रामा करते थे कि जो बाकी के जो यूथ हैं उनको जो है उसके साथ विचारधारा के साथ जोड़ा जा सके। उसके बाद क्या होता है, अब उनके घर वाले कहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख गया है, कॉलेज वगैरह जा रहा है, तो उसकी शादी की बात करते हैं। अब ये महज 18 या 19 साल के हैं। तो ये अपनी माँ से कहते हैं कि अगर मैं शादी करूंगा औपनिवेशिक भारत के अंदर तो मेरी जो दुल्हन होगी वो मेरी मौत होगी। ये 19 साल का बच्चा है जो कह रहा है, उस जमाने में शादी जल्दी होती थी। तो भगत सिंह कहते हैं कि मैं अगर मैं आज़ाद नहीं होता हूँ और मैं शादी करता हूँ तो सिर्फ मेरी एक ही दुल्हन होगी और वो दुल्हन कौन होगी? मेरी मौत होगी। उस रात को वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है जी, वो घर छोड़ देते हैं भगत सिंह। घर छोड़ने के बाद वो चले जाते हैं कानपुर के अंदर। अब कानपुर में वो जाते हैं और कानपुर के अंदर उनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है सचिंद्रनाथ सन्याल। ये उनसे मिलते हैं और ये एक एक्टिव मेंबर थे HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कॉलेज जाता था भगत सिंह। और अब आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे बंदे खाली नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ ये लोग काम करते रहते हैं। तो इन्होंने सचिंद्रनाथ सन्याल ने इनको बोला कि आप एक व्यक्ति से मिलिए। उस व्यक्ति का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है इनका? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो दीन दुनिया की, आप लिखना चालू करो। तो गणेश शंकर विद्यार्थी एक न्यूज़पेपर चलाते थे, इसका नाम था प्रताप। और उसके अंदर महात्मा जो भगत सिंह है वो अपने लेख लिखा करते थे। लेकिन भगत सिंह कभी अपना नाम नहीं लिखते थे। भगत सिंह जो नाम लिखते थे वो लिखते थे बलवंत सिंह। ठीक है जी। तो भगत सिंह जो राइट करते हैं अंडर हिज पेन नेम बलवंत सिंह। हिज थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स वुड बी पब्लिश इन प्रताप एंड नाइटिल दी स्पार्क्स ऑफ रिवोल्यूशन इन रीडर्स माइंड। तो भगत सिंह जो थे वो बहुत सारी उन्होंने किताबें कविताएं लिखी, बड़े सारे उन्होंने लेख लिखे उस जमाने के अंदर। और ये इनका कैरियर था एज ए जर्नलिज्म। समझ में आ गया? तो ये कानपुर कैसे पहुंचे? क्योंकि शादी के घर पे बातचीत चली। तो ये जो है कहाँ चले गए? कानपुर चले गए। और वहां पर जाकर उन्होंने फिर मिले HRA के एक मेंबर से, सन्याल से। उन्होंने मिलवाया इसको विद्यार्थी से और बोला कि आप प्रताप नाम की, बेटा ये GK के हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है, रट्टा लगाओगे तो नहीं समझ पाओगे कि प्रताप न्यूज़पेपर किसने बनवाया था। ठीक है, नहीं समझ पाओगे। उसके बाद क्या होता है, भगत सिंह की दादी की तबीयत खराब हो जाती है और भगत सिंह अपने गांव चला जाता है। वहां जाकर भी भगत सिंह शांत नहीं बैठते। भगत सिंह वहां पर बनाते हैं नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा लाहौर में बनाई जाती है और 1926 के अंदर भगत सिंह इनको बनाते हैं। लाहौर में इसको बनाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों। लाहौर में बनाई जाती है लेकिन इसका हेडक्वार्टर अमृतसर में होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे होता है? अमृतसर के अंदर होता है। नौजवान भारत सभा को ओरिजिनली फाउंड करा गया था लाहौर के अंदर, लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि नेशनलिज्म लेकर आना है और रेवोल्यूशन लेकर आना है। इनको जो ये आइडिया आता है कि हमें एक नौजवान भारत सभा बनानी चाहिए, ये इनको आइडिया आता है डॉक्टर सत्यापाल से। एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर होते हैं अमृतसर के।
समझ में आ गई बेटा? समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? कि जो नौजवान भारत सभा को बनाया तो अमृतसर लाहौर में गया था, लेकिन उसके बाद अमृतसर में ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया अभी बताता हूँ। तो किसका आइडिया था ये? भगत सिंह ने किससे प्रेरित होकर करा था? डॉक्टर सत्यपाल से किया था। अब आते हैं कीर्ति किसान पार्टी से। कीर्ति किसान पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती थी। ठीक है जी, किसानों के जो अपलिफ्टमेंट थे उनके लिए काम करती थी। और ये एक न्यूज़पेपर चलाते थे जिसका नाम था कीर्ति। ठीक है जी। भगत सिंह जो हैं, भगत सिंह जो हैं इनसे मिलते हैं, जो लीडर होते हैं उनके, और वो बताते हैं कि मैंने जर्नलिज्म का काम करा हुआ है। तो भगत सिंह यहां पर भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है, भगत सिंह किसके मेंबर हैं? एचआरए के। और एचआरए उस समय तक बहुत सारे काम कर चुका था, आपने पता होगा ना, बहुत सारे काम कर चुका था। और अंग्रेजों को यह बात भी पता थी कि जो भगत सिंह नाम का एक व्यक्ति है, एक ऐसा ऐसा लड़का है जो कानपुर भी होकर आया है, रेवोल्यूशनरी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उस जमाने में पुलिस वाले चोरों को नहीं पकड़ते, उनका काम ही यही था कि जोन सा व्यक्ति ये बातें कर रहा है उस पर नजर रखो। ठीक है जी। और ये एक बहुत आइकॉनिक फोटो है जब भगत सिंह को पहली बार अरेस्ट कर लिया जाता है। अब एक साजिश रची जाती है। भगत सिंह दोनों में इन्वॉल्व नहीं थे। किस चार्ज में इनको करा गया था? पुलिस बिकम कंसर्न। जो पुलिस थी वो बड़ी डर गई थी भगत सिंह से, इनके थॉट से। ठीक है जी। इनको मई 1927 के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था पहली बार कि इन्होंने बॉम्बिंग में पार्टिसिपेट करा है जो लाहौर में हुई थी अक्टूबर 26 के अंदर, अक्टूबर 1926 के अंदर हुई थी। इनको बर्फ की सिल्ली पे लटाते हैं, इनको चाबुक मारते हैं, बहुत चाबुक मारते हैं इनको। लगभग 2 हफ्ते तक इनको टॉर्चर करा जाता है। बहुत मारते हैं इनको, बहुत मतलब बहुत मारते हैं। ठीक है जी। और इनकी जमानत रखी जाती है 60,000 रुपया। समझ रहे हो? 26 के अंदर 60,000 रुपया कितना बड़ा अमाउंट होगा। ठीक है जी। तो आप सोचो कि कोई ऐसे ही फैमिली से उठ के बंदा आ गया होगा या पढ़ा लिखा नहीं होगा, रेवोल्यूशनरी बन गया, ऐसा नहीं है। तो 60,000 रुपए की जमानत होती है और भगत सिंह बाहर आ जाते हैं। अब इनके पापा कहते हैं कि अब भगत सिंह बाहर आ गया, अब अपनी माँ से मिलते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भगत सिंह अब थोड़ा सा वो हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा इतनी मार खाने के बाद, इतनी एट्रोसिटी झेलने के बाद। लेकिन उनको क्या पता उन्होंने क्या पैदा करा है। ठीक है जी। तो आफ्टर चेंजेस, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब आपको पता होगा कि ककोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, मैंने आपको बताया था ककोरी कॉन्स्पिरेसी क्या थी। अब धीरे धीरे सब लोग गिरफ्तार होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन भगत सिंह अरेस्ट नहीं हुए थे, क्योंकि भगत सिंह कहां पे थे? समय अपने घर में थे। भगत सिंह मिलने जाते हैं चंद्रशेखर आजाद से, और चंद्रशेखर आजाद कहता है कि एचआरए पार्टी तो टूटने पर आ गई है। तो भगत सिंह कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं इसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा, वहां पर सारे के सारे जो रेवोल्यूशनरी होते हैं वो सारे के सारे दिल्ली में इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर जो भगत सिंह ये कहते हैं कि गोरे तो चले जाएंगे, लेकिन ये जो भूरे चमड़ी वाले हैं वो आके बैठ जाएंगे। और ये बात सच भी है, भगत सिंह की ये आइडियोलॉजी थी, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने एचआरए में एक वर्ड जोड़ दिया, वो क्या था? सोशलिस्ट था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इसकी पूरी की पूरी जो कमान है वो किसके हाथ में आ गई? भगत सिंह के हाथ में आ गई। ठीक है जी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद भी अपने आप को गोली मार लेते हैं। ठीक है। और फिर HSRA का सारा काम कौन संभालते हैं? भगत सिंह संभालते हैं। अब क्या होता है इन बिटवीन, जो एक जो ब्रिटेन की जो सरकार है वो एक 7 मेंबर का एक कमीशन बनाती है। कितने मेंबर का? 7 मेंबर का कमीशन बनाती है, जिसके हेड का नाम होता है सर जॉन साइमन। 1928 के अंदर ये भारत में आते हैं। इसके अंदर एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लेमेंट एटली। और ये वही व्यक्ति है जब प्रधानमंत्री था जब भारत आजाद हुआ। तो ये उस टाइम पे एक छोटा सा मेंबर बन के, छोटा मेंबर तो नहीं होगा, मतलब बड़ा मेंबर था लेकिन हेड नहीं था। उन 7 बंदों में से एक बंदा ये भी था, क्लेमेंट एटली। अब ये हमारे देश में आ गए, और ये जहां पर भी जाते थे वहां पर क्या नारे लगाए जाते थे? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इस तरीके के नारे वहां पर लगाए जाते थे। क्योंकि ये भारत के लिए कानून बनाने के लिए आए थे और इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। सोचो मैं यहाँ बैठ के युगांडा का वो बना रहा हूं तो कैसे होगा ना? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट।
तो इनमें एग्रेशन था, ये सब इकट्ठे हो गए, साइमन गो बैक के नारे लगाना स्टार्ट कर दिए। इसी नारे में लाला लाजपत राय जब लाहौर में होते हैं तो लाहौर के अंदर इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि साइमन आ रहा है, इनके कमीशन का आपने क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है आपने। तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर स्टेशन के पास ही आते हैं और जो पुलिस वाला होता है उसका नाम होता है जेम्स ए स्कॉट। क्या नाम है? जेम्स ए स्कॉट। ये कहता है भाई इन पे लाठी चार्ज कर दो। क्या कर दो? लाठी चार्ज कर दो। अब ये लाठी चार्ज करते हैं, लाठी चार्ज पैरों पे किया जाता है, लेकिन इन्होंने इस बुजुर्ग आदमी के सिर पे लाठी चार्ज करा। मैं आपको बता दूं, अगर आप सोचो कि लाला लाजपत राय भी गरीब फैमिली से आते हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक देख रहे हो ना, उसकी नींव रखने वाला ये व्यक्ति है। ये बच्चों के लिए फ्री में कॉलेजेस खोला करता था, तभी ऐसे रेवोल्यूशनरीज पैदा हुए हैं, वरना बेटे आज भी किसी अंग्रेज के घर पे झाड़ू पोछा कर रहे होते। ठीक है जी। तो जो एसपी था जेम्स ए स्कॉट, उसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया और इनको बहुत चोट लगी और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। गॉट इट? समझ में आ गया यहां तक? अब इस समय भगत सिंह एक कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं? ये कहते हैं कि ये अगर हमें ऐसे मारते रहेंगे तो हम कब तक ही रह लेंगे, हमें भी इनको मारना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए। ठीक है जी। अब क्या होता है, जेम्स ए स्कॉट जो ऑर्डर देता है लाठीचार्ज का, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापड़, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ये प्लान करते हैं कि हम स्कॉट को गोली मार देंगे। ठीक है जी। स्कॉट ने ऑर्डर दिया है और हम स्कॉट को गोली मार देंगे। एक महीने के बाद 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के जो पुलिस हेडक्वार्टर्स होता है वहां पर ये लोग इकट्ठे होते हैं। राजगुरु का काम ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये स्कॉट है। ठीक है जी। लेकिन होता क्या है, जो अब उस टाइम पे आप समझ रहे हो ना, इतनी पुरानी बात कर रहा हूं, तो जैसे ही वो आया वो घबरा गया। एक तो पहली बात आप मर्डर कर रहे हो, दूसरा इतने बड़े व्यक्ति का मर्डर कर रहे हो, वो भी उस जमाने में जब आप किसी के गुलाम हो। ठीक है जी। तो वो गलती से क्या करता है, जॉन पी सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। पहली गोली मारता है सुखदेव, उसके बाद तो वो मर जाता है, उसके बाद भगत सिंह उसकी छाती पे गोलियां मारता है। किसकी? जॉन पी सॉन्डर्स की। मारना किसको था? स्कॉट को। और गलती से मार किसको दिया? सॉन्डर्स को मार दिया। इन बिटवीन जब ये भाग रहे होते हैं वहां से, तो एक इंडिया का एक वो होता है, कांस्टेबल होता है, इंडियन होता है, वो भी आ जाता है और उसको भी गोली मार दी जाती है, फिर वो भी मर जाता है। तो दो व्यक्तियों की मौत हो जाती है। एक तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। इसके बाद जो सरकार होती है पूरी की पूरी हिल जाती है, वॉइस रॉय तक की बात पहुंच जाती है कि ऐसे ऐसे किसी ने हमारे एसपी को मार दिया, एएसपी को जो है हमारे, उसको मार दिया। तो मारना किसको था? स्कॉट को। और मार किसको दिया? गलती से हमने उसको, सॉन्डर्स को मार दिया। ये वो पिस्टल है भगत सिंह की जो उन्होंने इस्तेमाल करी थी उस टाइम पे। ठीक है जी। डन हो गया। अब क्या होता है आपको पता होगा, भगत सिंह बिलोंग करते थे एक जट सिख फैमिली से। ठीक है जी। और सिखों के अंदर जो केश होते हैं, जो दाढ़ी होती है, वो नहीं कटवाई जाती। लेकिन उनको पता था कि ये जो व्यक्ति है वो एक सिख है, तो आइडेंटिटी करना बहुत आसान था। डिस्पाइट बीइंग ए सिख बाय बर्थ, ही कट हिज हेयर्स। उन्होंने अपने बाल काटे, अपनी शेव को ट्रिम करा, और यह आइकॉनिक फोटो आप लोग जानते ही हो। लेकिन वहां से निकले कैसे? तो निकलने में उनकी मदद करते हैं भगवती चंद्र वोरा, भगवती चंद्र वोरा और उनकी वाइफ दुर्गावती देवी। दुर्गावती देवी वाइफ बनती है भगत सिंह की, सुखदेव उनका नौकर बनता है और राजगुरु उनके साथ एक बनता है। वो ब्रिटिश अटायर ले लेते हैं और वहां से वो क्या करते हैं, लाहौर से निकल जाते हैं। ठीक है जी। भगवती सिंह वोरा के साथ बाद में बहुत बुरा हुआ, काला पानी के अंदर बताऊंगा कैसे इनको मौत हुई। तो दुर्गावती जो देवी थी वो इनकी वाइफ बनती है और इस तरीके से ये लाहौर से निकल जाते हैं। और इसको कहा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी या सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक कॉन्स्पिरेसी पढ़ा चुका हूं, फर्स्ट वाली। समझ में आ गई बात? अब ब्रिटिश ने फाइल को बंद कर दिया, कोने में रख दिया।
ढूंढ रहे थे वो भगत सिंह को, लेकिन फाइल को क्लोज करके रख दिया। इनका प्लान ये था कि हम यहां से जाएंगे कानपुर, कानपुर से होकर कलकत्ता, और जो बंगाल के जो रेवोल्यूशनरी होंगे उनके साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ाई वगैरह करेंगे। अब भगत सिंह कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड का मतलब ये, वो इतनी कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, ड्रामा करते हैं, गांव वगैरह में जाते हैं और वहां पर जाकर लोगों को बताते हैं, बहुत जैसे बिस्मिल प्रसाद के बारे में बताते हैं, जो बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे अब तुम्हें कौन बता रहा है, मैं ही तो बता रहा हूं ना। तो उनको जाके बताते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया था, इस व्यक्ति ने ये किया था, तो लोगों को वो कर रहे होते हैं। इन बिटवीन ब्रिटिश सरकार दो चीजें लेकर आती है, दो बिल लेके आती है। एक लेके आती है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1928 और एक लेके आती है द पब्लिक सेफ्टी बिल 1928। आपने धारा 144 सुनी होगी ना, कि कुछ लोग इकट्ठे होंगे तो उनको अंदर डाल देते हैं, वो इसी में आई थी, द पब्लिक सेफ्टी बिल के अंदर, कि आप किसी को भी अरेस्ट कर लोगे। और उस टाइम पे ना क्या होता था कि लोग वो करते थे, हड़ताल करते थे। तो जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया 1928 के अंदर, इस दोनों बिल को असेंबली में पास नहीं करा गया। समझ गए, जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें इसको पास नहीं करा गया। लेकिन जो उस समय वॉइस रॉय था भारत का, उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करा और इन दोनों बिलों को पास कर दिया। अब यहां से स्पार्क उठ गई भगत सिंह के अंदर कि ये क्या मतलब है कि सेंट्रल असेंबली में अगर कोई बिल पास हो गया तो ये तो अन्याय कर रहे हो आप किसी के साथ, ये बिल काले कानून है, ये तो हम नहीं आने देंगे। समझ गए बात का मतलब। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं, देखो भाई, जो व्यक्ति महान होता है वो पढ़ता होता है, ये बात तो पता है ना। ये रीले वीले नहीं देखता, यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखता, दुनिया कब खत्म होगी, वो किताबें पढ़ता है, किताबें पढ़ता है। भगत सिंह एक व्यक्ति को बहुत 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 सुनते थे, उसका नाम था अगस्ता वेलेंट। अगस्ता वेलेंट, आप सोचिए, आपको आज भी नहीं पता है व्यक्ति कौन है, और आज से 100 साल पहले, 117 साल पहले लगभग, वो व्यक्ति इस बारे में जानता था, भगत सिंह। ना फोन होता था, ना इंटरनेट होता था, कुछ भी होता था, तब भी उसको पता था कि अगस्ता वेलेंट कौन था। ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशनरी था और इसने पेरिस की असेंबली में बॉम्बिंग करी थी। यहां से इनको एक आइडिया आता है, ठीक है, यहां से इनको एक आइडिया आता है कि भगत सिंह को आइडिया आता है कि हम क्या करते हैं, सेंट्रल असेंबली में जाते हैं, ठीक है जी, और वहां पर जाकर ना खाली जगह में बम फेंक देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने आप को अरेस्ट कर देंगे, ये हमें लेके जेल जाएंगे और जेल में जाकर हम लोगों को अपनी आवाज पहुंचाएंगे कि पूरी हमारी आवाज पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी। लेकिन इनको ये बात पता थी कि मैं अंदर जाऊंगा तो मैं बाहर वापस नहीं आऊंगा, ठीक है जी। इनको ये नहीं पता था कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी का केस भी खुल जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं भी आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अब इनके साथ एक व्यक्ति होता है बटुकेश्वर दत्त। ये इतना उतावला होता है देश के लिए मरने के लिए, क्या पूछो मत। ये हर समय कहता था कि जल्दी से जल्दी मौत आए, मैं मरूं और फटाफट एक नए इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हो जाऊं। समझ सकते हो। वो भगत सिंह ने बोला कि मेरे से कोई व्यक्ति भी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे जाना है, मुझे जाना है। पहले तो सब भगत सिंह के वो मना कर रहे थे कि भगत सिंह को नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर जो है भगत सिंह जाते हैं, आपस में सलाह बनती है और साथ में जाते हैं बटुकेश्वर दत्त, ठीक है जी। ये दोनों जाते हैं असेंबली में, जाते हैं असेंबली में चल रहा होता है, वो एक खाली जगह देखते हैं और खाली जगह के अंदर जो है वो 2 बॉम्ब्स फेंक देते हैं, ठीक है। वो 2 बॉम्ब्स को क्या करते हैं, फेंक देते हैं और फिर वो अपने आप को अरेस्ट करवा देते हैं और वो पन्ने फेंकते हैं कि जो इनकलाब जिंदाबाद का वो नारा लगाते हैं, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन बोलते हैं भगत सिंह यहाँ पर। तो इसे कहा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉम्बिंग, ठीक है जी। और ये किस लिए आया था, वो जो 2 ट्रेड बिल आए थे, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल आया था और एक पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, इन 2 बिल के लिए इन्होंने ये करा। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों के दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको दिल्ली की जेल में रख दिया जाता है, ठीक है जी। अब अंग्रेजों को ये बात पता चल जाती है। अब देखो भैया, अब इन्होंने जब बताया तो ये नारा लगाते थे इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। ये नारा इनका नहीं था, ये नारा किसी और ने दिया था, अभी बताऊंगा मैं आपको। ये यूज करते थे बहुत ज्यादा। और इन्होंने एक बात कही थी, इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर। ये उन्होंने उस जमाने में अंग्रेजी में कहा था और तुम आज महान व्यक्ति था, महान व्यक्ति। इट टेक्स ए लाउड नॉइस टू मेक द डेफ हियर, ठीक है जी। गूंगे कानों को सुनाने के लिए एक बड़ा धमाका करना ही पड़ता है, ठीक है जी। तो ये नारा जो था बेटा, इनकलाब जिंदाबाद, ये पहली बार कहा था मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 के अंदर। लॉन्ग लिव
रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, जब ये लोग बॉम्बिंग कर देते हैं, असेंबली में जब बॉम्बिंग कर देते हैं, तो इनको दिल्ली की जेल से शिफ्ट कर दिया जाता है मियान वाली, पाकिस्तान के अंदर मियां वाली पढ़ते हैं इसको, वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब वहां पर जब ये जाते हैं तो वहां पर के जो हालात होते हैं बहुत बुरे होते हैं। खाने के अंदर कॉकरोच मरे होते हैं, कपड़े पहनने के लिए नहीं होते हैं, टॉयलेट बाथरूम ओवरफ्लो कर रहे होते हैं, फोर्स लेबर करवाई जाती है। और भगत सिंह कहता है भाई मैं तो ये काम नहीं करूंगा, ठीक है जी, मैं तो कोई चोर चक्का नहीं हूं, मैं तो फ्रीडम फाइटर हूं और मुझे तो सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना है, ठीक है जी। लेकिन इन बिटवीन दो व्यक्ति, हंसराज वोरा और जयगोपाल, ये दोनों के दोनों बंदे डर जाते हैं, अंग्रेजों से मार से डर जाते हैं, और ये मुखबिर बन जाते हैं उनके, और वो जाके स्टेटमेंट दे देते हैं कि जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें जिस बंदे को आपने अरेस्ट कर रखा है उसकी तो मेन भूमिका थी। तो वो फाइल दोबारा से खुल जाती है। अब उसके पास तो केस ही केस लग गए, बॉम्बिंग का केस उसके ऊपर, सॉन्डर्स की मौत का केस उसके ऊपर, एचआरए से जुड़ा पड़ा है, बॉम्ब बना रहे हैं, सारे केस उनके ऊपर लग गए। उनको पता था कि मुझे फांसी वो देंगे ही देंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी, फांसी देंगे ही देंगे, ठीक है जी। तो सिंह, राजगुरु और सुखदेव को डेथ सेंटेंस दे दिया, तीनों को, राजगुरु को, सुखदेव को, और आपका राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को ही लाहौर की कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर सजाए मौत दे दी जाती है। और बड़े खुश होते हैं जब इनको मौत की सजा सुनाई जाती है। एक्चुअली क्या था, ये लोग जैसे ही जाते थे अपनी वो कोर्ट में केस लड़ने के लिए, तो इनके भी वकील थे, लेकिन भगत सिंह का अपना खुद का वकील था, तो ये वहां जाके नारे लगाते थे इनकलाब जिंदाबाद। तो इनको आने से मना ही कर दिया कि तुम आओ मत, वहीं बैठे रहो। तो इनको जेल में बताया कि तुम्हें फांसी की सजा दे रहे हैं। बड़े खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे अपना आराम से। सोचो मौत की सजा मिली है इनको और आराम से जी रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ये इन बिटवीन क्या होता है, ये हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, जो वो क्लोथिंग को लेके, फूड इक्वालिटी को लेके, सब कुछ। जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने आता है, मोहम्मद अली जिन्ना बहुत कुछ कहता है, ठीक है जी। ये सब अपने एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, आराम से फ्रूट फ्रूट खा रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं बैठ के, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये थी भगत सिंह की हंगर स्ट्राइक, ठीक है जी। और 1929 तक आते आते लोग इकट्ठे होने लग गए इनके लिए, ठीक है जी। फिर इनके फादर आए और इन्होंने जो है फिर अपना फास्ट तोड़ दिया, और उन्होंने, अंग्रेजों ने इनकी बात मान भी ली। तो 116 दिन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उस जमाने में इन्होंने, 116 दिन तक फास्ट रखने का, ठीक है जी। तो 116 डेज तक इन दोनों ने खाना वाना नहीं खाया था, सबने बाद में नहीं खाया था खाना। और इन बिटवीन एक बंदे की डेथ हो गई जिसका नाम क्या था, जतिन दास, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद क्या होता है, इनको सजाए जो मौत मिलती है उसकी जो डेट मुकम्मल होती है वो होती है 24 मार्च 1931। लेकिन अंग्रेज इनसे इतना डरते थे, 11 घंटे पहले ही इनको सजा दी, मौत की सजा दे दी। तो 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे इनको मौत की सजा दे दी। एक्चुअली जब किसी को सजा, फांसी की सजा मिलती है, तो उसको नलाया धुलाया जाता है, उसको बोलता है आपने कोई कुरान पढ़नी है, कुछ कुछ पढ़ना है, आपने गीता पढ़नी है तो आप पढ़ लो। तो ये पढ़ रहे थे लेनिन को, तो बोला कि आखिरी पन्ना रह गया वो पढ़ने दे। उसके बाद इनकी एक और शर्त थी कि हम मरेंगे तो हम जो है गले लग के तीनों मरना चाहते हैं, ठीक है जी। और इन्होंने फंदे को चूमा और वो फिर उनकी डेथ हो गई। अब वो इतना टी इनका भगत सिंह का वो है डेथ का, वो है डेथ सर्टिफिकेट है उनका, उस जमाने में ऐसा होता था। उसके बाद जैसे लोगों को पता चला, लोग इकट्ठा होना चालू हो गए, तो इनकी बॉडी को फटाफट उतारा, बॉडी को चॉप कर दिया। बॉडी को चॉप करने के बाद नदी के पास लेकर जलाने ले गए, लेकिन पूरी बॉडी नहीं जली, इससे पहले लोग जो है वहां पर आ गए। तो इस तरीके से जो भगत सिंह हैं उनका फिर खत्म हो गया, वो तीनों शहीद हो गए बेचारे, ठीक है जी। तो फिर उनकी फांसी होगी। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, ये तीनों जो हैं महान व्यक्ति। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एग्जीक्यूटेड, ठीक है जी। और इनकी बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई। 1907 में इनका जन्म हुआ और 1931 में, 23 मार्च 1931, तो कितने साल हो गए, कितने साल के हो गए?